Hi everyone and welcome back to our channel. पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड आपके काफी सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज रहती हैं। कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना अमाउंट सेव करना चाहिए, अगर हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो उसके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सही रहेगा, या फिर आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं जैसे कि कार बाय करना या फिर कोई लग्जरी आइटम बाय करना, तो उसके लिए किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस के ऐसे रूल्स जो आपको आपकी डेली लाइफ में काफी ज्यादा काम आ सकते हैं और इससे आपके पर्सनल फाइनेंस का गेम भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये रूल्स न सिर्फ आपके लिए पर्सनल फाइनेंस को काफी ज्यादा इजी बना देंगे, बल्कि आपको डे टू डे फाइनेंस की जो नॉलेज होनी चाहिए वो भी प्रोवाइड करेंगे। So let's quickly start the video and discuss these rules. But before that, a quick reminder, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। So let's quickly dive into the video now and discuss these personal finance rules which can be really useful for you. तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले रूल की, दैट इज रूल ऑफ 72। अब आपके कई बार ये सवाल होते हैं कि कौन सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में कितने टाइम में हमारा जो पैसा है वो डबल हो जाएगा। तो इसके लिए आप रूल ऑफ 72 का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल ऑफ 72 के अंदर आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक एफडी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि आपको 7% का इंटरेस्ट रेट देता है, सो इन दिस केस यू विल डिवाइड 72 by 7, जिसका जो वैल्यू आएगा वो होगा 10.3 ईयर्स। मतलब 10.3 ईयर्स के अंदर आपका जो पैसा है ये डबल हो जाएगा। अब वही हम 7% इंटरेस्ट रेट वाली एफडी को ना लेके किसी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को ले लेते हैं जहां पे आपको 10% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो ऐसे केस में आपको 72 को 10 से डिवाइड करना है, विच विल गिव यू द वैल्यू 7.2 ईयर्स। मतलब 7.2 ईयर्स के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट डबल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हमारे सेकंड रूल के बारे में, विच इज 100 एज रूल। इसका मतलब है कि कई बार आपको ये कंफ्यूजन होती है कि हम कितना पैसा डेट में इन्वेस्ट करें, कितना पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, कितना इक्विटी में, और कितना हमें इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स के अंदर। इस तरीके की आपकी पर्सनल फाइनेंस क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए इस रूल को बनाया गया है। इसमें ये बोलते हैं कि ये 100 जो नंबर है उसमें से आपको अपनी एज को डिडक्ट करना है और उसके बाद जो अमाउंट आएगा उतना अमाउंट आपको इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपकी जो एज है ये 30 इयर्स है, तो हम 100 में से 30 को माइनस करेंगे और हमें 70% मिलेगा। इसका मतलब है कि आपको 70% अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए इन इक्विटीज, और बचा हुआ 30% आप बाकी और इन्वेस्टमेंट क्लासेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखिए ये एक थंब रूल है, एक रूल है आपके फाइनेंसेस को आपके लिए इजी बनाने के लिए। ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि कंपलसरीली आपको इसे फॉलो ही करना है। आप अपनी नीड्स के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से इन रूल्स को डेफिनेटली मॉडिफाई कर सकते हैं, बट आपको एक आइडिया देने के लिए इन रूल्स को बनाया गया है कि कई बार आपकी कंफ्यूजन जो होती है कि कितना अमाउंट किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में डालें, तो इस रूल से आप उस चीज को क्लियर कर सकते हो। अब यहाँ पे ये लॉजिक है कि अगर आपकी एज सपोज 30 इयर्स है, देन यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू टेक रिस्क एंड दैट इज व्हाई यू शुड इन्वेस्ट 70% इन इक्विटीज। वहीं अगर आपकी एज 50 या 60 इयर्स हो जाती है तो ऐसे टाइम पे आपके लिए रिस्क लेने वाला फेज नहीं है, आपको सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए एंड दैट इज व्हाई You should invest only a very less portion in the equity. So ये रूल आपके लिए काफी ज्यादा हैंडी हो सकता है अगर आप इस कंफ्यूजन में हैं कि हमें कितना अपना जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का उसे इक्विटीज के अंदर लगाना चाहिए। So now let's discuss the third rule which is 50-30-20 रूल। ये काफी ज्यादा पॉपुलर रूल है फाइनेंस का। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 50% यानी कि आपको अपनी इनकम का 50% जो है वो अपनी नीड्स पर खर्च करना चाहिए
ऐसे एक्सपेंसेस पर खर्च करना चाहिए जो कि आपको करने ही होते हैं। मतलब ये ऐसे एक्सपेंसेस नहीं है जो अवॉइड किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको रेंट देना ही होगा, यू कैन नॉट अवॉइड इट, तो ये एक्सपेंसेस आपकी इनकम के 50% होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 50,000 रुपीज है, देन यू शुड इन्वेस्ट 25,000 रुपीज ऑन योर नीड्स। अब नीड्स के अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है, रेंट आ जाता है, आपकी ग्रोसरीज आ जाती है और ऐसी चीजें जिनके बिना डे टू डे बेसिस पर आपका काम नहीं चल सकता, वो चीजें आपकी नीड्स के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद आता है 30, तो ये कहता है कि 30% आपको अपनी मंथली इनकम का बॉन्ड्स पे खर्च करना चाहिए। मतलब आपके एंटरटेनमेंट के लिए, आपकी शॉपिंग के लिए, आपके और जो बॉन्ड्स होते हैं कि हमें ट्रैवल करना है या और एक्टिविटीज करनी है, उसके लिए आप अपनी मंथली इनकम का 30% अमाउंट निकाल के रख सकते हो और उन पर स्पेंड कर सकते हो। एंड द लास्ट इज 20%। सो 20% का मतलब है कि आपको अपनी मंथली इनकम में से 20% जो अमाउंट है ये इन्वेस्ट करना चाहिए और सेव करना चाहिए। आप 20% को डिवाइड कर सकते हो और उसके बाद आप 50% क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, और बचा हुआ जो हाफ अमाउंट है उसे आप सेव कर सकते हो फॉर एनी इमरजेंसी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपीज है, देन 25,000 विल गो इन योर नीड्स, बचा हुआ 15,000 विल go in your wants और 10,000 will go into investments and saving. Now let's come to the next rule, that is 6x emergency rule. अब ये रूल आपकी इस फाइनेंशियल क्वेरी को सॉल्व करता है कि कई बार आप ये सोचते हैं कि कितना अमाउंट हम इन्वेस्ट करें और कितना अमाउंट हमें एक इमरजेंसी के लिए सेव करना चाहिए। जैसे कि पहले रूल में मैंने आपको बताया कि आपको कुछ अमाउंट जो 20% है उसमें से इन्वेस्ट करना है और कुछ अमाउंट इमरजेंसी के लिए रखना है, लेकिन आखिर कितना अमाउंट इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए और कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, ये रूल आपको इस बारे में बताता है। तो ये रूल कहता है कि आपके मंथली एक्सपेंसेस जितने भी हों उसका 6x आपको अपने इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए। मतलब एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपका मंथली एक्सपेंस जो है यह है 6,000 रुपीज, तो 6x कितना हुआ, 6,000 इंटू 6 मतलब 36,000 रुपीज यू शुड कीप फॉर एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इन इमरजेंसी के लिए इन फंड्स को आप रखेंगे कहाँ? तो आप इन फंड्स को सेविंग्स अकाउंट में रखेंगे, लेकिन आपको सेविंग्स अकाउंट के अंदर ऑटो स्वीप फीचर को ऑन जरूर करवाना है, क्योंकि ऑटो स्वीप फीचर ऑन कराने से आपको एक काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू एफडीज। वहीं अगर आप ऑटो स्वीप फीचर ऑन नहीं कराएंगे तो आपको वही 2% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, विच विल मीन नथिंग। तो आप जाकर अपने बैंक से बोल सकते हैं जहां पे आपका सेविंग अकाउंट है that they should on the auto sweep feature in your saving account, और उसके बाद इमरजेंसी का जितना पैसा है वो आप सेविंग्स अकाउंट में सेव करके रखिए और उस पर इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हैं। अब इमरजेंसी के लिए जैसे ये रूल है वैसा ही एक रूल इंश्योरेंस के लिए भी है, विच इज 20x इंश्योरेंस रूल। अब ये रूल आपको क्या बताता है? ये रूल आपको ये बताता है कि आपको कितने कवर का एक टर्म प्लान लेना है अपने लिए, और ये बताता है ये आपकी एनुअल इनकम के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपकी जो एनुअल इनकम है ये 5 लाख रुपीज है, तो यहाँ पे ये रूल कहता है कि आपको कितने कवर का टर्म प्लान लेना चाहिए, 5 into 20 यानी कि 1 करोड़ रुपीस का टर्म प्लान आपको अपने लिए लेना चाहिए। अब यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं और लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आपको हमेशा एक टर्म प्लान ही लेना है, इसलिए मैं इसे टर्म प्लान ही कह रही हूँ। बाकी किसी भी प्लान की स्कीम में आप मत फंसिएगा। कई बार इंश्योरेंस कंपनीज आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती हैं और सारे प्लान्स चिपकाने की कोशिश करती हैं। डू नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट रूल विच इज 40% EMI रूल। सो वेरी ऑफन यू गाइज हैव दिस क्वेश्चन कि कितना लोन हम ले सकते हैं। ये रूल आपके उसी क्वेश्चन का जवाब देगा। तो 40% EMI रूल ये कहता है कि आपकी मंथली इनकम जो है उसका 40% से ज्यादा आपकी मंथली EMI का अमाउंट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपीज है, यानी कि 20,000 रुपीज से ज्यादा आपका मंथली EMI अमाउंट नहीं होना चाहिए। और ये जो EMI अमाउंट है ये सारे लोन्स को इंक्लूड करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ होम लोन का अमाउंट मैं आपको बता रही हूँ। आपने जितने भी लोन ले रखे हैं
उन सबका जो ईएमआई मिलाकर 40% से ज्यादा आपकी मंथली इनकम का नहीं होना चाहिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल के बारे में, विच इज फॉर योर रिटायरमेंट, और ये रूल है 25x रिटायरमेंट रूल। तो ये जो रूल है ये आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करने में हेल्प करता है। अब इस रूल के अंदर आपको ये देखना होगा कि कब आप अपने रिटायरमेंट को प्लान कर रहे हो, क्योंकि ये जो रूल है ये इस अजम्पशन के बेसिस पे है कि आप अपनी रिटायरमेंट को 60 इयर्स में प्लान कर रहे हो। इस अजम्पशन को लेकर ही इस रूल को बनाया गया है। तो अगर आप अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो देन दिस रूल माइट नॉट वर्क फॉर यू, बट इफ यू आर प्लानिंग टू रिटायर अराउंड 60 इयर्स ऑफ एज देन यू कैन डेफिनेटली यूज दिस रूल फॉर योर रिटायरमेंट प्लानिंग। तो इस रूल के अंदर आपके जो ईयरली एक्सपेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके ईयरली एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीस है तो उसका 25x यानी कि 1 लाख रुपीस इंटू 25 यानी कि 2.5 करोड़ रुपीस आपको क्या करना है, आपको अपने अकाउंट में रखना है। अब यहाँ पे ये रूल कैसे रिटायरमेंट प्लानिंग में हेल्प करता है, जब आप 2.5 करोड़ रुपीस अपने बैंक में रखोगे एंड ऑटो स्वीप फीचर को ऑन कराओगे तो वहां पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा ईयरली बेसिस पर, और आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आपको सपोज 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है 2.5 करोड़ रुपीस पर, तो आपका ईयरली कितना इंटरेस्ट होगा, और उस अमाउंट को ही आप अपनी डे टू डे लाइफ को जीने के लिए यूज करोगे। एंड दिस इज हाउ दिस रूल वर्क्स। Now since this rule is dependent on the bank's interest rate, तो ये काफी ज्यादा डायनामिक है और डिपेंड करता है बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स पर। अगर फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट्स में कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इस रूल पर पड़ता है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आप अर्ली रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हो तो शायद ये रूल आपके लिए वर्क ना करे, लेकिन अगर आप 60 इयर्स के अराउंड अपनी रिटायरमेंट को प्लान करते हो देन दिस रूल विल वर्क फॉर यू। दिस इज बिकॉज इन्फ्लेशन को अकाउंट नहीं करता है ये रूल। अगर आप अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग करते हो तो उस केस में इन्फ्लेशन को भी काउंट करना काफी ज्यादा जरूरी है, और इसलिए सिर्फ आपका जो 2.5 करोड़ का कॉर्पस है उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल नॉट बी सफिशिएंट, एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि अगर आप 60 इयर्स के अराउंड रिटायरमेंट प्लान करते हो तो फिर जो इन्फ्लेशन का रेट होगा वो इतना ज्यादा नहीं रहेगा, because you do not have that much time. So this rule is dynamic and it is dependent on the interest rates, and apart from that ये inflation को account नहीं करता है। अब मैंने आपको इतने सारे इन्वेस्ट करने के रूल तो बता दिए, लेकिन क्या सही तरीका है इन्वेस्ट करने का वो तो आपको बताया ही नहीं, वो आपको ये रूल बताएगा। So the next rule is first week rule। अब कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमारी सैलरी क्रेडिट होने के बाद जो पैसा बचेगा हम उसे सेव करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपीज है और मंथ के एंडिंग में आपके पास 5,000 रुपए बचे, तो आप क्या सोचते हो कि 5,000 रुपए हम इन्वेस्ट कर देंगे या सेव कर लेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप ये सोचोगे कि हाँ मैं 5,000 रुपए बचा लूंगी, लेकिन वो नहीं बच पाते और उस केस में आपके फाइनेंशियल प्लान सफर करते हैं। तो इसलिए आपको इस रूल को फॉलो करना चाहिए, मतलब फर्स्ट वीक रूल को फॉलो करना चाहिए जब भी आपकी सैलरी क्रेडिट होती है। फॉर एग्जाम्पल 1st को होती है या 5th को होती है, आपको उसके एक दिन बाद ही इन्वेस्ट कर देना है। आपको एक फिक्स्ड अमाउंट यानी कि एक फिक्स्ड परसेंटेज अपनी इनकम का फर्स्ट वीक में ही इन्वेस्ट कर देना है जब आपकी सैलरी आती है, ना कि इस चीज के लिए बैठना है कि हमारे पास लास्ट मंथ में जो अमाउंट बचेगा हम उसे सेव करेंगे। क्योंकि अगर आप इस सोच के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो लास्ट में आपके पास अमाउंट बचेगा ही नहीं और आप इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू विल स्पेंड ऑल द मनी एंड नो मनी विल बी लेफ्ट बाय द एंड ऑफ द मंथ। सो इन्वेस्ट फर्स्ट एंड स्पेंड लेटर। नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट रूल व्हिच इज 3x3x3 इन्वेस्टमेंट प्लान। ये कहता है कि जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले इन 3 चीजों में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। पहला हो गया हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा हो गया लाइफ इंश्योरेंस और तीसरा एन इमरजेंसी फंड। सो व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग योर इन्वेस्टमेंट जर्नी मेक श्योर कि ये 3 चीजें आप पहले कर लो। ये 3 चीजें आपको सबसे पहले कर लेनी चाहिए अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आपको पता है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो आप अपनी सारी सेविंग्स उसमें गवा दोगे, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस से अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को फाइनेंशियल
फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एन इमरजेंसी फंड अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी नेवर नो कि कब कोविड-19 जैसी पेंडेमिक विल हिट अस एंड इट विल हैव अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन आवर फाइनेंशियल हेल्थ। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपके लिए ये पर्सनल फाइनेंस रूल्स जरूर यूजफुल रहेंगे। इन रूल्स को फॉलो करिए और अपने पर्सनल फाइनेंस जर्नी को और बेहतर बनाइए। थैंक यू so much for watching. Subscribe to our channel for more such videos. I'll see you in the next video.